यो एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेके आया हूँ। ये चैप्टर 3 to 4 मार्क्स हर एक बोर्ड में कैरी करता है। कितने मार्क्स? 3 to 4 मार्क्स हर एक बोर्ड में कैरी करता है। किसी भी बोर्ड की बात कर लूँ, चाहे मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं अदर्स बोर्ड की बात करूँ, ये 3 to 4 मार्क्स एक एक बोर्ड में कैरी करता है। तो इस चैप्टर को हम शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे। लेक्चर आज ज्यादा लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं इसको आज वन शॉट में बाइंड अप करूंगा। तो अंत तक बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, बिकॉज मैं आपको पता है बैकग्राउंड में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितनी मेहनत से मैं अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मेरी द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, मेड बाई विवेक शर्मा। तो हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज मैंने दे रखी हैं और फील्ड इन मैग्नेट फिजिकल क्वांटिटी द्वारा कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी मैंने बता रखा है। तो चार्ज पहले पढ़ते हैं। चार्ज के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मास के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जिससे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब कंक्लूजन ऑफ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरस्टेड ने आपको पता था एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो एक्सपेरिमेंट इसने पूरे सेटअप से तो खैर किया था, पर ये एक सडनली होने वाला एक्सपेरिमेंट है, सडनली हो गया था अचानक से। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको पढ़ाता हूँ। कंक्लूजन क्या निकला था? रेस्ट स्टेशनरी चार्ज क्रिएट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जितने भी रेस्ट स्टेशनरी चार्ज हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग जो चार्ज होते हैं, जो मूव करते हैं जो चार्ज, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो भी क्या क्रिएट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेटेड चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो एक्सेलरेटेड चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। अब करंट कैरिंग वायर क्या? करंट कैरिंग वायर क्रिएट ओनली मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग जो वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर हो गया, ये क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला सोर्स है करंट, दूसरा है मूविंग चार्ज, तीसरा मैग्नेट, चौथा अर्थ, पांचवा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल को पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? तो राइट हैंड थंब रूल होता है, इफ स्ट्रेच्ड थंब ऑफ राइट हैंड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन सर्कलिंग फिंगर राइट हैंड विल शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वाइस वर्सा। जैसे जो थंब है ना, थंब वो क्या इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक करंट। जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट, और जो फिंगर्स हैं जो बाइंड अप करती हैं, ये किसको करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। फिंगर क्या दर्शाती है? मैग्नेटिक फील्ड को, और जो थंब है वो करंट को दर्शाता है। अब ये सर्कल दे रखा है, ये सर्कल भी, इस सर्कल से भी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये करंट हो गया। बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये जो मैंने इससे जो नोट किया है ना, इससे और एक किया है इससे। ठीक है। ये जो है ना, ये करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड्स, ये वर्टिकली अपवार्ड्स, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ, और ये वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। ठीक है। लेक्चर आज लंबा होने वाला है तो अंत तक बने रहिएगा, पर धमाकेदार होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है? राइट हैंड पाम रूल होता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, थंब करंट को इंडिकेट, फिंगर टुवार्ड्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वन आर पाम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब बायोट सेवर्ट लॉ, जिसे BSL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट P डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। DV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? करंट के।
अब जो डी वी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसके हो जाएगी, आइडियल साइन थीटा, क्योंकि इनके बीच में जो पहला वो साइन बनेगा वो साइन थीटा का बनेगा, दूसरा कॉस का, तो अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे को सपोर्ट कीजिए प्लस, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो सब्सक्राइब तो करते रहना, और अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक भी करते रहना साथ ही साथ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हो गया, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब म्यू नॉट क्या होता है, आपको सबको पता ही होगा, परमेबिलिटी होती है, म्यू नॉट परमेबिलिटी, म्यू नॉट आर ये परमेबिलिटी ऑफ रेजिस्टिविटी। अब म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन किस के बीच का, आर और एल के बीच का। अब मैग्नेटिक फील्ड म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल डॉट आइडियल साइन थीटा आर वेक्टर, तो डी वी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल आर वेक्टर। आपको बस इस अंतिम ये रूप याद रखना है कि यूनिट वेक्टर आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में आर। अब ये डी वी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसको आप याद रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। अब स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस में केस फर्स्ट है कि इफ आर परपेंडिकुलर डी एल देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, तो डी वी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब केस नंबर 2 में इफ आर वेक्टर पैरेलल डीएल वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 0 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डॉट आइडियल 0 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये केस नंबर सेकंड की वैल्यू आएगी, तो जो डीवी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब केस नंबर थर्ड इफ आर वेक्टर डी एल देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आइडियल साइन 180 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल 0 अपॉन में आर स्क्वायर, तो डी वी इज इक्वल टू 0 आ गई। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने नोट लिख दिया, मेरा नोट पूरे यूट्यूब पे और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को चिल्ला रहा हूं कि ये जो नोट मैं आपको ये देता हूं, ये पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे आपको पसंद जरूर आना चाहिए ये लेक्चर, क्योंकि बिकॉज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। नोट पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा जीरो होती है, शून्य होती है एट द ऑन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे। किसमें, करंट कैरिंग वायर में। एक करंट कैरिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होती है, किसकी एक्सिस में, खुद ही की है। तो चलो हम अब अपने आगे की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस किस बातों पे डिपेंड करती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है। तो ये आर, ये रेडियस हो गई, एंगल 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा पोर्शन डी एल, छोटी सी लेंथ, ये एरिया, ये करंट मूव कर रहा है ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल अकॉर्डिंग टू बीएसएल। मैंने आगे पहले आपको बताया था कि बीएसएल किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, बीएसएल शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ की। बायोट-सेवर्ट लॉ की शॉर्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू बीएसएल, अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, कितने क्या होती है, तो डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर। इसलिए देयरफॉर आर परपेंडिकुलर डीएल वेक्टर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू डॉट आई स्क्वायर म्यू नॉट 0 से 2 पाई आर तक वैल्यू, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट आई आर स्क्वायर एल 2 पाई आर, ठीक है। अब बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर।
अब इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन प्रेजेंट इन द कॉइल देन फिर हो जाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस 1/r। अब हम आगे की और तरफ और मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये मैंने आपको एक डायग्राम शो कर रखा है। ये हो गया इसका करंट फ्लोइंग, ये छोटी सी लेंथ dl मान ली, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये x एक्सिस, ये db2, ये एक कॉस्ट अल्फा का वैल्यू, ये r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मान लिया। तो इन द गिवन डायग्राम अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन yz प्लेन, करंट फ्लो थ्रू इट इज I एंड इट्स रेडियस इज R। करंट कितना माना है I, करंट क्या है I और रेडियस क्या है इसकी R। ठीक है। अ पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O इज R। ठीक है। अब ड्यू टू स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट dl सिचुएटेड एट पॉइंट M, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट B क्या होगी dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट IDL साइन 90 डिग्री अपॉन में R स्क्वायर एट पॉइंट M R परपेंडिकुलर DL थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। अब ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl सिचुएटेड एट पॉइंट N, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B तो क्या होगा dB2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री अपॉन में R स्क्वायर एट पॉइंट N R वेक्टर परपेंडिकुलर DL वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो dB2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट IDL अपॉन में R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से dB1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा dB2 के। इक्वेशन नंबर थर्ड एट पॉइंट B वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB cos अल्फा एंड dB2 cos अल्फा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। जो दोनों हैं वो क्या होंगी इक्वल समान होंगी, अपोजिट मतलब दोनों आपस में उल्टी भी होंगी इन द डायरेक्शन किसमें दिशा में। सो बोथ वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, इससे जो दोनों इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को काट देंगे, क्रॉस ईच अदर कैंसिल कर देंगे। वाइल हॉरिजॉन्टल, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो dB साइन अल्फा एंड dB2 साइन अल्फा बोथ आर इक्वल, दोनों समान होंगे एंड इन सेम डायरेक्शन और दोनों एक दिशा में होंगे। सो बोथ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एडेड, तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे एडेड हो जाएंगे। दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट इससे जो रिजल्ट निकलेगा, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही अच्छे मेरे द्वारा हैंडरिटन है, काफ़ी अच्छे नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, बहुत ही आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं तो सिर्फ एक आपको माध्यम दे रहा हूं पढ़ने का कि आप ऐसे पढ़िए, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। तो मैं इसको एक घंटे का लेक्चर लूंगा, 1.5 का लूंगा, 2 का लूंगा, तो आपको लेना पड़ेगा। तो अंत तक बने रहिए, पूरा देखें, धीरे धीरे देख लें, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे का ही लूंगा, 1-1.5-2 का बस लास्ट। तो बने रहे अंत तक। एज अ रिजल्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बिलो PP इज इक्वल टू B एक्सिस इंटीग्रेशन dB1 साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली फ्रॉम डेल्टा POM साइन अल्फा आ गया r अपॉन स्मॉल r अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ। पुट द वैल्यू ऑफ dB1 एंड साइन अल्फा एंड in equation 4 तो bx is equal to mu naught upon 4 pi IDL r square r upon r, bx is equal to mu naught I r upon में 4 pi r cube 2 pi r से dl ये हो गया, dl होके bx आ गया mu naught I r upon 4 pi r cube l naught upon में 2 pi r, bx is equal to mu naught I r is equal to 4 pi r cube 2 pi r minus 0 mu I r 2 pi r 4 pi r cube से r cube कट गया। तो बी एक्सिस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बी एक्सिस का जो अंत में फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा एक्सिस पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, क्या म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन देन तो बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, डिस्टेंस r इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
थोड़ा सा तबीयत भी मेरी ख़राब चल रही है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ आ गया, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस पे म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इक्वेशन नंबर 5। केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप x इज इक्वल टू 0, तो बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में u अपॉन 3/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर अपॉन में 3/2। तो बी सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब थे 2r ते r कट गई, एक और r कट जाएगी, तो r ते r एक बच जाएगी यार, आपकी 1r लेफ्ट हो जाएगी। तो बी सेंटर का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। अब केस नंबर थर्ड है कि इफ x इज इक्वल टू लेस देन r एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन r स्क्वायर, सो r स्क्वायर is equal to 0 from equation number 5 bx is equal to mu naught ni r square अपॉन में 2 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3/2। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर आ जाएगा 2x अपॉन में 3/2 के बराबर। तो बी एक्सिस का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ये वही फॉर्मूला है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बी एस एल से निकला बायोट सेवर्ट लॉ से। अब हम अगले टॉपिक की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स टॉपिक का नाम है क्या, मैग्नेटिक फोर्स। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा समझते हैं, तो चलो समझें क्या है टॉपिक। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। मैग्नेटिक फोर्स होती है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल ट्रेवल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन अप्लाइड फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कहने का मतलब ये है कि व्हेन अ मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में होकर गुजरता है या चलता है, देन अप्लाइड फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जब उस पे फोर्स लगती है किसकी वजह से, उस चार्ज किस पे लगती है, चार्ज पार्टिकल पे, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। आसान भाषा में समझे कि किसी चार्ज पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से होकर गुजर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है किसकी वजह से लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, तो समझिए। अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू वी बी साइन थीटा, where q is equal to charge of charge particle, v is equal to velocity of charge particle, b is equal to magnetic field, q is equal to angle between v and b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, motion of a charged particle in a uniform magnetic field when a charged particle q travel a uniform magnetic field b with the velocity v, then applied magnetic force on charged particle is given below। fm is equal to q v vector is multiplied by v vector, fm is equal to q v b sin theta। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली, where q is equal to angle between v and b। केस नंबर फर्स्ट, if v vector पैरेलल बी वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये जेड एक्सेस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये क्यू चार्ज हो गया। अब एफ एम इज इक्वल टू 0 व्हेन अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0 ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। मैं जल्दी इस वजह से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, मेरे को अपने पूरे नोट्स पढ़ाने हैं आपको 1 घंटे के अंदर, तो मैं अब लेक्चर को तेज खींच रहा हूँ। बस सुनते जाना, आप समझते जाना, क्योंकि मैंने आसान भाषा में अपने नोट्स रिप्रेजेंट किए हैं और मैं थोड़ा समझा तेज भी जाऊँगा, कोई बात नहीं उसमें। अब केस नंबर सेकंड क्या है कि इफ़ वी वेक्टर परपेंडिकुलर v वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एफ मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन 90 डिग्री। तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू क्यू बी बी, ये एक्स एक्सेस वही, ये सर्कल, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये
मैग्नेटिक फील्ड ये वेलोसिटी, ठीक है। अब व्हेन अ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली इंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल विल बी मैक्सिमम एंड द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर। जो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा ना वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। अब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ देन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एफ एम मैक्सिमम इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्यू बी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। तो वी से वी कट गया तो क्यू बी अपॉन में आर आ गया। तो अब क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू वी। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन में क्यू बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इसका परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी भी बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और रेडियस घटेगी तो वेलोसिटी भी घटेगी। अब टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी, तो 2 पाई अपॉन में वेलोसिटी एम वी अपॉन में क्यू बी। तो टाइम पीरियड आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई, ये हो गया कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर पाथ होती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड अपॉन में 1 अपॉन 2 पाई एम क्यू बी। क्यू बी फ्रीक्वेंसी आ गई है फिजिकल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फॉर्मूला याद कर लेना, मैं याद करने की कह रहा हूँ, उसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को 2 बार रिवाइज कर लेना। और मैं पढ़ाते जा रहा हूँ तो आपको समझ में आता जा रहा है बस, और दिक्कत क्या है। क्यू बी इक्वल टू 2 पाई एम, ये कांस्टेंट हो गया 2 पाई एम। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है कि इफ क्यू लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब क्यू 0 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री का, ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये इसका हो गया v परपेंडिकुलर v sin थीटा। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल enters in a uniform magnetic field at acute angle, then path of charge particle should be straight line due to parallel component v parallel v cos theta of velocity, and due to perpendicular component v perpendicular v sin theta of velocity, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल शुड बी सर्कुलर। क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। किसका पाथ, जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है उसका। बट लेकिन इन द इफेक्ट ऑफ बोथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी हेलिकल। लेकिन जो इफेक्ट होगा ना पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में जो इफेक्ट लग रहा होगा, जिससे जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो हेलिकल हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, तो रेडियस ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ होती है रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर क्यू बी एम बी वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। अब टाइम पीरियड ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। चलो भाइयों थोड़ा सा एरर आ गया था, तो कोई ना, एरर तो आती रहती है, पर हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ क्या होता है। टाइम पीरियड ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, थोड़ा टेक्निकल एरर चल रहा है तो कोई ना, इससे थोड़ा 1 मिनट और आपको लगेगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम पीरियड से पढ़ा देता हूँ क्योंकि यहीं से मेरे को लगा था कि एरर सा आ गया है थोड़ा सा। तो टाइम पीरियड ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 पाई आर वी परपेंडिकुलर 2 पाई अपॉन में वी साइन थीटा एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कट जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। ये हो जाएगी आपकी कांस्टेंट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्कल इन हेलिकल पाथ, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब चल रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल इन हेलिकल पाथ 1 अपॉन में टाइम पीरियड, जब तो आवाज थोड़ी रुक जाती है क्योंकि जुकाम खांसी हो रखा है। 1 अपॉन में 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, तो फ्रीक्वेंसी आएगी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। अब पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सर्कल ऑन हेलिकल पाथ इज कॉल्ड पिच। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो पिच इज इक्वल टू वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड।
तो पिच इज इक्वल टू वी कोस थीटा मल्टीप्लाई 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी, तो पिच इज इक्वल टू 2 पाई एम बी कोस थीटा अपॉन में क्यू बी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स आती है लॉरेंट फोर्स। कुछ टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैंने आपको बताया वायट-सैवर्ट लॉ, दूसरे पे बताया मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा लॉरेंट्स फोर्स, अब चौथा आएगा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में बाइंड अप करने की सोच रहा हूँ 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर ही अपना लेक्चर बाइंड अप हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ अंत तक बने रहो, लगे रहो, मेहनत करते रहो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अब लॉरेंट जो फोर्स होती है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field. Direction of electric field, magnetic field and velocity of charged particle are mutually perpendicular. Due to electric field and magnetic field, electric force and magnetic force are applied on a charged particle. The vector sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. ये यहाँ से definition, the vector sum of electric force and magnetic force is called Lorentz force. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाई लॉरेंट्ज फोर्स, तो आपका आना चाहिए कि द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स ये हो गया वेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स की और मैग्नेटिक फोर्स की, ये दोनों क्यू बी आ गया फ्रॉम डायग्राम से ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो एफ एल क्यू ई जे वेक्टर, तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से कि इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्लाइड नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एफ एल इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से वेलोसिटी सिलेक्टर आ जाएगा वी इज इक्वल टू ई अपॉन में बी। तो द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वेलोसिटी सिलेक्टर, तो आपको आना चाहिए द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, 4 टॉपिक, वायट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, लॉरेंट्ज फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जामिनर की एम्पियर सर्किटल लॉ पे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ के अंदर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट एंड टोटल करंट फ्लो थ्रू द क्लोज्ड लूप E1। मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है I1 I2 I3, ये नीचे ये भी नीचे, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल अपॉन में म्यू नॉट अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ करंट बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में आई। तो वेयर आई सिग्मा I1 I2 प्लस I3 माइनस I4 I5 थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन बी डॉट बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये एम्पियर सर्किल लॉ की एप्लीकेशन चालू होती है। अब हम अगले टॉपिक की मूव करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में पहली जो एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ये करंट कैरिंग लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, ये इसकी रेडियस है, ये थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका छोटा सा लेंथ डीएल वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड तो है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम व्हेन इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो थ्रू अ कंडक्टर वायर देन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड इट ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। applied Ampere's law in a closed loop integration b dot dl is equal to mu naught integration I bdl cos theta is equal to mu naught sigma I at a point p b vector parallel dl vector theta is equal to 0 degree। तो sum of I, तो bdl cos 0 degree is equal to mu naught is I bdl is equal to mu naught I, तो b integration dl upon में 2 pi r mu naught I bl is equal to 2 pi r upon में mu naught I। अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अब वेयर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू देन वी वेक्टर, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बी और आर के बीच में ग्राफ हाइपरबोला, ये स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब दूसरी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। मतलब कहने का ये है कि ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लॉन्ग इसका
ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसका लेंथ, ये इसकी स्मॉल लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू अ सॉलिड सिलेंडर देम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अराउंड इट ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है किसके? करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंडक्टर की। तो रेडियस आर। अब अप्लाइड एम्पियर्स लॉ इन अ क्लोज्ड लूप। तो इंटीग्रेशन बी डी एल म्यू नॉट सिग्मा आई इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। एट पॉइंट बी बी पैरेलल डी एल वैक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इंटीग्रेशन आपको कर ही लेना। बी एल इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इज इक्वल टू 2 पाई आर माइनस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी आउटसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। वेयर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, मतलब आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो रेडियस घटेगी। अब the value of magnetic field at the surface of solid cylindrical r is equal to radius r at the surface radius is equal to r. So from equation number second bs is equal to mu naught upon my 2 pi r हो गई। अब the value of magnetic field inside the solid cylinder r less than r। तो ये आ गया लेट अ करंट फ्लो थ्रू आउटर सिलेंड्रिकल आई एंड करंट फ्लो थ्रू इनर सिलेंडर इज आई, मतलब ये सिलेंडर रेडियस आर हो गई। ये आउटर सिलेंडर, ये इनर सिलेंडर, ये हो गई इसकी रेडियस आर। ये करंट कैरिंग सिलेंडर, ये रेडियस, ये इसको स्मॉल लेंथ आर, ये करंट हो गया, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गई आउटर सिलेंडर और ये इनर सिलेंडर। ओके, now a point P is situated inside the solid cylinder at a distance r from the axis of solid cylinder. According to equation number second, magnetic field inside the solid cylinder B inside is equal to mu naught I upon में 2 pi r। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी ऑफ इनर सिलेंडर इज इक्वल टू करंट डेंसिटी ऑफ आउटर सिलेंडर। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू जे आई डैश इज अपॉन में ए डैश इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो आई डैश अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। तो आई डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आई। तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन थर्ड। तो बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर। तो आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में आई। तो आर से आर कैंसिल, तो बच्चा आर आपका रेडियस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया लेस देन आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। बी इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, मतलब आर की रेडियस की जो वैल्यू बढ़ेगी तब मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ेगी। अब ये एप्लीकेशन है चौथी किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सॉलिड सिलेंडर, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एट द एक्सिस ऑफ सॉलिड सिलेंडर रेडियस इज इक्वल टू 0। तो बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, ये 0 मान लिया। अब बी एक्सिस इज इक्वल टू 0। बी एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, अब हम लेक्चर की आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सोलेनोइड। आसान भाषा में बोले तो स्प्रिंग। When a copper wire is tightly wound upon a hollow insulating cylindrical tube, then such type of a formed device is called solenoid. The radius of solenoid is negligible with respect to its length. ये solenoid, ये current bind up हो गया, ये magnetic field, ये axis of solenoid, ये current, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। अप्लाइड एम्पियर्स लॉ इन क्लोज्ड पाथ पी क्यू आर एस। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर पी क्यू आर एस म्यू नॉट अपॉन में ई वाई आई बी डी एल कॉस थीटा अपॉन में पी क्यू आर एस म्यू नॉट सिग्मा आई बी डी एल कॉस थीटा पी क्यू बी डी एल कॉस थीटा क्यू आर बी डी एल कॉस थीटा आर एस बी डी एल कॉस थीटा एस पी म्यू नॉट अपॉन में ई आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम पी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एस पाथ। तो बी परपेंडिकुलर डी एल वैक्टर हो गया।
तो क्यू आर पाउथ इज आउटसाइड द सोलेनोइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बी इज इक्वल टू 0 एट क्यू आर। तो डायरेक्ट अपन आंसर पे पहुंचते हैं कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनोइड आर n देन द टोटल करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में i, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i, वेयर n इज इक्वल टू n अपॉन l, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग रॉड, अब अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग रॉड को पढ़ते हैं। अब अप्लाइंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग रॉड को भैया क्या होती है, तो अप्लाइंग कंडक्टिंग फोर्स ऑन अ रॉड, कंडक्टिंग रॉड होती है, पढ़ो थ्योरी को पढ़ो, थ्योरी से आपको डायग्राम भी समझ में आती है और फॉर्मूला भी समझ में आता है। तो इन द गिवन डायग्राम अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ अ लेंथ l इज कीप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b एट एंगल थीटा। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग रॉड Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हो गया कंडक्टिंग वायर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया कंडक्टिंग रॉड, इसकी लेंथ हो गई l। अब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंडक्टिंग v वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर अपॉन l हो जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर अपॉन t हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से Fm वेक्टर इज इक्वल टू q l वेक्टर अपॉन t, मैग्नेटिक फील्ड b हो जाएगी, तो q अपॉन t इज इक्वल टू l वेक्टर मल्टीप्लाई बाई v वेक्टर हो जाएगा। अब v वेक्टर से आपका क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर हो जाएगा, i इज इक्वल टू q अपॉन t, बोले तो चार्ज अपॉन टाइम के बराबर, किसके बराबर, चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग रॉड क्या हो जाएगी, Fm इज इक्वल टू आई एल मल्टीप्लाई बाई बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन में एन वेक्टर, यानी एन कैप, तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी आई डी एल बी साइन थीटा। अब वेयर थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ते हैं किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ आई डी एल साइन थीटा। लेक्चर के अंत तक बने रहे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक हैं, बोर्ड एग्जाम नजदीक की वजह से ही मैं आपके लिए लाइव क्लासेस चला रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आगे लाइव क्लासेस भी चलाऊंगा, तो लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि बस मैं ज़्यादा दिन नहीं, एक कल से, हाँ कल से लाइव क्लासेस में चालू कर दूंगा। तो आज तो ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को मिलेगा। आज कितनी तारीख है, 12 फरवरी, कल 13 फरवरी से लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। तो अब आगे मूव करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती है न्यूटन अपॉन में एम्पियर मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर, या ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला, टेस्ला, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, सीजीएस यूनिट होता है गाउस। एक टेस्ला में कितने गाउस होते हैं, 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 गाउस। कितने गाउस एक टेस्ला में, 10 टू दी पावर 4 गाउस। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का m1 l1 अपॉन में t-2 a1 और l1। अब ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा m1 t-2 अपॉन में a-1। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अपना अगला टॉपिक है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर। मतलब ये आपको ये वायर दिख रहे होंगे, इनमें तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर मान लिया, ये पी मान लीजिए, क्यू, ये एस, ये करंट जो फ्लो हो रहा है, ये है I2, ये है I1। अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आता चलेगा, डायग्राम भी समझ में आते चलेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आते चलेंगे। एज शोन इन द डायग्राम, टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर PQ and RS आर kept at d distance and current flow them I1 and I2 respectively. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ डी डिस्टेंस ड्यू टू I1 करंट फ्लो इन अ PQ वायर। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई डी, ये क्या मान लिया x। ये जो ये आपको x का जो सिंबल दिख रहा है, ये इस जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान लिया है, x जो मान लिया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को मान लिया है। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1 अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स ऑन RS वायर इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू I2L B1 साइन थीटा at RS wire is equal to L perpendicular V1, therefore Q is equal to theta is equal to 90 degree. So magnetic force F2 is equal to I2L B1 sin 90 degree. तो F I2L B1 I2L म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D, F2 is equal to म्यू नॉट I2 अपॉन में 2 पाई D, लेंथ F2 अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, very very important, where L is equal to length of conducting wire PQ and RS. Similarly force per unit length on PQ wire is equal to F1 अपॉन में L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। इक्वेशन नंबर सेकंड,
मेरी तबीयत खराब चल रही है बैकग्राउंड में, पर मैं लेकिन आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज लाइक करें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड F1 अपॉन में L इज इक्वल टू F2 अपॉन में L, तो F1 अपॉन में L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब नोट, ये जो मैं आपको ये जो नोट लिखाता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पूरे यूट्यूब पे मैं बार बार चिल्ला के इस बात को बोल रहा हूँ कि ये आपको पूरे यूट्यूब पे और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो नोट क्या है कि व्हेन करंट फ्लो बिटवीन टू पैरेलल वायर, मतलब जब कोई करंट है वो किसके द्वारा फ्लो होगा, टू पैरेलल वायर से, किसके डायरेक्शन में, सेम दिशा में, एक समान दिशा में। देन अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन देम, जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन। ठीक, अब दूसरा क्या होता है, व्हेन करंट फ्लो बिटवीन टू पैरेलल वायर, जब किसी दो करंट फ्लोइंग बिटवीन वायर में इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स। अब मैं समझाऊं आपको, जो पहली फोर्स है वो दो पैरेलल वायर हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। दो पैरेलल वायर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। क्लियर क्लियर भैया जी। अब आगे की तरफ क्या है कि इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पीयर करंट। इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है, अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है भैया जी 1 एम्पीयर करंट की, तो चलो मैं समझाता हूं आपको क्या है। पहली है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू F अपॉन में L, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। ये क्या मान ली, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इफ I1 इज इक्वल टू IT इज इक्वल टू 1 एम्पीयर एंड D इज इक्वल टू 1 मीटर, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट F अपॉन L इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन में कट पिट के F अपॉन L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। अब 1 एम्पीयर करंट की ये डेफिनेशन है कि 1 एम्पीयर करंट इज दैट करंट विच प्रोड्यूस फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर इज 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर kept at 1 meter apart in the vacuum is called 1 एम्पीयर करंट। अब रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे में रिलेशन क्या होता है भैया जी, इसको भी समझा दीजिए। तो इस टॉपिक को भी मैं आपको बड़ी आसान भाषा में समझाता हूं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ली। अब एक क्वेश्चन नंबर सेकंड मान ली मेरी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी सी, पर अब मैं कल से आपके लिए लाइव आ रहा हूँ 13 फरवरी से, तो आप जुड़ना ना भूलें। 50 से 60 तो लाइव रहे ही रहे। आज का लेक्चर तो खैर रिकॉर्डेड आ रहा है, लेकिन कल से मैं लाइव आ रहा हूँ। तो क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं अब, तो मेरे को भी सपोर्ट करें और खुद भी सपोर्टिव रहें। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 1 अपॉन 4 पाई के इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अपॉन में के, तो म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 10 टू द पावर -7 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 7, म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 इंटू 9 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई पावर 16। अब स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है कि सी होती है किसकी वैल्यू, लाइट की वैल्यू। लाइट की वैल्यू क्या होती है भैया जी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है कि ठीक है जी। अब जो सी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में आपके लिए कुछ ट्रिक से लेके आया हूं कि जो थंब है उसको फादर मान लिया, मतलब पिताजी मान लिए। तो पिताजी क्या होते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इंडेक्स फिंगर क्या हो गई, मदर मम्मी मान ली। अब मम्मी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लगाती है। सेंट्रल फिंगर हो गई, वो क्या हो गई, बीच की फिंगर, वो क्या हो गई, हम बच्चे हो गए। ये क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो करंट हो गया। अब इसी की ट्रिक है आसान सी, इफ थंब इंडेक्स फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड आर स्प्रेड म्यूचुअली, दोनों जो फिंगर हैं वो लेफ्ट हैंड में जो परपेंडिकुलर म्यूचुअली होंगी, दोनों एक दूसरे में 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, देन थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो थंब है, जो अंगूठा है, वो किसको दर्शाएगा, फोर्स की दिशा की डायरेक्शन को दर्शाएगा।
and index finger represent direction of magnetic field and central finger represent direction of current flow. This is called FLHR. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही कहता है कि जो थंब है वो फोर्स को दर्शाएगा, जो इंडेक्स फिंगर है जो मम्मी जी हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगी, और जो सी है जो चाइल्ड है बच्चे हैं वो करंट को दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम आगे की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये टॉपिक है नेट फोर्स ऑन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको डायग्राम समझने का, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गई। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इसको क्रॉस कर देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने क्रॉस कर दिया। अब नेट फोर्स ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर अपना लगभग 45-50 मिनट का हो गया है। अब 10 मिनट और लूँगा मैं आपकी। अब मैं 10 मिनट आपको समझाने में ले रहा हूँ। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं अब आपको कुछ मोटिवेशन देना चाहता हूँ। ये तो मैं पढ़ा देता हूँ, कुछ 5 मिनट और पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ मोटिवेशन दूंगा, क्योंकि आपको मैं पता है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो मैं अभी देता हूँ आपको 5-10 मिनट मोटिवेशन। तो अब गैल्वेनोमीटर को पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। जो बहुत ही छोटी अमाउंट की जो वैल्यू है, जो मान है किसका, करंट का, उसको जो डिवाइस मेजर करता है, जो मापता है, उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, when current I flow in the coil of galvanometer, then a torque is created in that coil, so coil rotate in the uniform magnetic field, that is torque proportional to current flow. This is called principle of galvanometer. A working of galvanometer, due to current flow in the coil, galvanometer produce in a पॉइंटर, ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर हो गया, ये सॉफ्ट आयरन कोर हो गई, ये कॉइल हो गई, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल इन द कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ये निकल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपना लेक्चर लगभग समाप्त तो हो चुका है। अब मैं आपको कुछ मोटिवेशन देने जा रहा हूँ। मोटिवेशन क्या है कि पढ़ाई करते रहिए। आपके पता है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। आपको पेरेंट्स का दबाव भी आ रहा होगा कि ये करो ये करो, आपको कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि बैट्समैन जब क्रिकेट खेलता है तो जो पूरा क्राउड है वो उससे चिल्लाता है कि सिक्सर मारिए, फोर मारिए, छक्का मारिए, चौका मारिए, लेकिन सिक्सर उस क्राउड के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो ओनली ऑन किस पे फोकस करता है, बॉल पे। तो आप भी उस बॉल की तरह ही अपने बोर्ड एग्जाम पर फोकस करिए और लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।